राजस्थान में चुनावी समय निकट होने के साथ साथ भ्रष्टाचार का मुद्दा भी करीब उठाया गया है। विपक्ष और दोनों पार्टियां आपस में एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाती आ रही हैं। सर, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, भ्रष्टाचार जो है ना, ये पूरे विश्व की एक बड़ी समस्या है और ये समाज का समझ लीजिए कि एक आवश्यक अंग सा ही बन गया है। तो ये भ्रष्टाचार जब दूसरा करे ना, जब तो बुरा लगता है, तब तो लगता है रोग है, और खुद करे ना तब वो स्वास्थ्य के लिए पुष्टिवर्धक है। ऐसा ही आम जनता भी ऐसा ही समझती है। जनता को भी भ्रष्टाचार खुद को बड़ा रास आता है। जैसे मैं कहूँ कि आपको फ्री बिजली मिल रही है ना, तो आप भ्रष्टाचार के हिस्से हैं कि नहीं? ये फ्री बिजली क्यों मिलनी चाहिए मेरे को? ऐसा मैंने क्या योगदान कर दिया इस राष्ट्र की उन्नति में कि राष्ट्र मेरे को फ्री बिजली दे? या मेरे को चलो अकाल का वक्त आ गया तो मुझे कोई फ्री राशन दे दे तो समझ में आता फौरी तौर पर थोड़े से समय के लिए, पर हमेशा के लिए मुझे 200 यूनिट हमेशा फ्री मिलती रहे, जबकि मेरी आमदनी इतनी है कि मुझे तो फ्री का कोई मतलब नहीं है। लेकिन चूंकि किसी को फ्री देनी है तो कोई एक वर्ग नाराज ना हो जाए, इसलिए सबको ही 200 यूनिट फ्री दे दो। तो जब भ्रष्टाचार की जब हम बात करते हैं ना, तो इसमें हमारे दो रवैये रहते हैं, है ना। तो हमको अब सरकारों का भी यही रहता है कि आज की स्थिति में भारत में ऐसी कोई पार्टी नहीं है जो कभी सत्ता में न रही हो या कभी विपक्ष में न रही हो। तो जहाँ वो सत्ता में रहती है तो वहाँ तो उसको 40% कमीशन अच्छा लगता है, और जहाँ वो सत्ता में नहीं होती है वहाँ वो टारगेट करती है 40% कमीशन वाली सरकार। जैसे अभी रास्ते में बात चल रही है कि इसको तो खुद उनका एक पूर्व उप मुख्यमंत्री उन पर आरोप लगा रहा है लगातार भ्रष्टाचार के, लेकिन सरकार है कि इसको मानने को तैयार नहीं, ठीक है ना। और वो कह रहे हैं साहब हम तो कार्रवाई कर रहे हैं ना। मतलब ये इसलिए है ना कि वो मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वी थू है, मेरे को अच्छा लगे जब तो बहुत अच्छा है। तो भ्रष्टाचार समाज को स्वीकार्य हो गया इसलिए चल रहा है। जिस दिन समाज का इसके प्रति क्या हिकारत का रवैया आ जाएगा, उस दिन किसी राजनेता की हिम्मत नहीं है कि वो भ्रष्टाचार कर पाएगा। पर चूंकि समाज ने इसको एक स्वीकार्यता दे दी, इसलिए ये चल रहा है। सर, डोटासरा जी ने तो ये तक कह दिया है कि अभी बिजली का बिल पूरा फ्री कर दिया जाएगा। इस पे सर ये ऐसा कि जुमला है सर, क्या है कि? सर देखिए, मेरे हिसाब से जो फ्री की जो चीज़ें हैं ना, वो हमेशा ही दुखदाई रही है। तो मेरे ख्याल से जो दिल्ली का जो मॉडल है वो राजस्थान में पेश किया जा रहा है, मेरा ख्याल है ये। तो मेरे ख्याल से ये कुछ वक्त के लिए चलेगा, जब तक ये चुनाव है। दिसंबर के आसपास मेरे ख्याल से चुनाव होने जा रहे हैं। उसके बाद में फिर क्या होने वाला है, क्या जनता को ये रेगुलरली मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसका कोई आइडिया नहीं है। बट ये जो फ्री की चीज़ें हैं ना, ये शायद कहीं ना कहीं आदमी को एक हिसाब से मतलब बेकार सा बनाती है कि भाई क्यों लेना। मतलब एक आप पब्लिक को संबल बनाओ ना, उन्हें कुछ चीज़ें ऐसी दो कि भाई एटलीस्ट वो उस चीज़ के लिए क्या कहें कि वो आप खुद सामर्थ्यवान हो। बेसिकली एजुकेशन के अंदर आप कई सारी चीज़ें बढ़ाओ, ठीक है, या फिर और भी कई सारी चीज़ें, अभी थोड़ा आइडिया नहीं आ पा रहा है मुझे। बट मेरे ख्याल से ये चीज़ें ज़रूरी है कि आप पब्लिक को फ्री की चीज़ें देख कर के ये जो मीठा जहर है वो गलत होगा, यही कहना है। सर, ये फ्री का जो जैसे सर ने कहा है कि फ्री का मीठा जहर बहुत खराब होता है, तो सर ये क्या कांग्रेस पार्टी अभी आम आदमी पार्टी की पहल पर कार्य कर रही है? सर, जैसे कि फ्री का जहर बोला इन्होंने, अब राजस्थान सरकार विद्युत फ्री कर रही है राजस्थान में। आप आंकड़े उठा के देखोगे इतिहास का, तो सरकारी जो कंपनियां हैं विद्युत की, वो समय घाटे में रही है। अगर सरकार और फ्री करेगी तो सरकार को पैसा देना पड़ेगा, वो पैसा आएगा कहाँ से? जनता की जेब से। अगर सरकार को फ्री करना है तो एजुकेशन फ्री करे। जिस तरह की अभी राजस्थान सरकार में आंकड़े देखे जाए तो राजस्थान विश्वविद्यालय बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है, लेकिन वो भारत की विश्वविद्यालय है, उनमें 100वें स्थान पर भी अपना स्थान नहीं रख रहा। तो ये बहुत दयनीय स्थिति है। उनको फ्री करना है तो एजुकेशन फ्री करना चाहिए। जो SFS कोर्स है उनको ख़त्म करके उस पर अच्छे प्रोफेसर लगाएं, जिससे कि एक रोज़गार मिलेगा और बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी। और जो हेल्थ की बात है, अभी राजस्थान सरकार ने 25 लाख तक का हेल्थ फ्री किया है, लेकिन जहाँ तक अगर आप सरकारी अस्पतालों में जाके देखोगे तो इसका प्रभाव तो दिख रहा नहीं है। एक तो आप एक सोनोग्राफी कराने के लिए आपको सैकड़ों दिनों तक लाइन लगना पड़ता है। और जैसे कि अभी एक दैनिक भास्कर में खबर आई है SMS को लेकर, अगर आप 300 रुपये देते हो तो आपका सोनोग्राफी तुरंत हो जाता है 2 दिन में। तो इस तरह की फ्री रेवड़ियाँ बांटना उचित नहीं है, क्योंकि इससे जनता की जेब पर प्रभाव पड़ेगा, जो एक उचित नहीं है। एक जुमला है जो चुनाव जीतना है, इसके अलावा कुछ नहीं।
सर, आम आदमी पार्टी राजस्थान चुनाव में अपने पैर जमाने में क्या सफल हो पाई है? पता नहीं, क्योंकि आम आदमी पार्टी अभी इतना मूवमेंट राजस्थान में कर नहीं पाई, कोई बड़ा आंदोलन कर नहीं पाई है। और अभी आम आदमी पार्टी अपने संगठन को मजबूत करने में लग रही है राजस्थान में। जब संगठन मजबूत हो जाएगा उसके बाद आम आदमी पार्टी कुछ कर पाएगी। जैसे कि गुजरात में आम आदमी पार्टी ने किया, तो क्योंकि उसका फोकस गुजरात में था। अभी दिल्ली और पंजाब में पैर जमाने के बाद अब हो सकता है कि राजस्थान में आम आदमी पार्टी कुछ करे, लेकिन इसमें अभी कभी समय लगेगा। चुनाव में देखी जा रही है, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? कोई भी मजा हुआ जो राजनीतिज्ञ है वो अपने हाथ पांव मारने की कोशिश करेगा ही, और उसको किसी न किसी तरीके से मतलब जाति का या मतलब अपने रीजन का मतलब नेता बनने की कोशिश रहती है सबकी। तो हनुमान बेनीवाल जी को भी जरूर लगता होगा कि अभी चौका मारा जाए, मौका है, तो कर रहे हैं वो अपना अपना राइट। जाति के लोगों को साथ में जोड़ना और एक बड़ा नेता बनने की कोशिश हर किसी राजनीतिज्ञ की होती है, तो उनकी भी है। तो इसमें मैं सोचता हूँ कि कुछ गलत नहीं है। सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि विपक्ष शुरू से ही कहती है कि जहां जहां ईडी ने अपने कदम रखे हैं कांग्रेस को वहां बेनिफिट हुआ है। इसका उदाहरण उन्होंने कर्नाटक में देखा है। तो सर, क्या करना राजस्थान में भी इसका विपक्ष को फायदा होगा? देखो, फायदा होगा या न होगा ये तो निर्भर करेगा चुनाव परिणाम पे क्या रहता है। पर राजस्थान की जिस तरह परंपरा रही है कि एक बार भाजपा और एक बार कांग्रेस की सरकारें आती रही है, अगर वो इस बार मिथक टूटता है तो निश्चित रूप से चमत्कार होगा। पर जो मुख्य मुद्दा भ्रष्टाचार के साथ लॉ एंड ऑर्डर भी है। आप कानून और व्यवस्था को कितना संभाल पाते हैं? पिछले 4-5 सालों में 2 साल तो कोरोना में निकल गए, बाकी 3 सालों के अंदर जो राजनीतिक उठापटक रही सत्ताधारी दल की, उसकी वजह से कानून और व्यवस्था का मुद्दा निश्चित रूप से गौण हुआ है। तो आने वाली सरकार जो भी हो, चाहे कांग्रेस की हो चाहे भाजपा की हो, वो जनता को कितना विश्वास दिला पाती है कि ये यहाँ कानून व्यवस्था को संभालेगी। महिलाओं पर एट्रोसिटी को लेकर बहुत सारे मामले सामने आ रहे हैं। राजस्थान में उसी तरह गोलाबारी हो रही है जहाँ अपन पहले समझते थे उत्तर प्रदेश या बिहार में जिस तरह के मामले सामने आते थे। अब पता नहीं आप कौन सा किस कार के अंदर कोई हथियार लेके घूम रहा है और कब गोली चला दे। तो इन सब पे रोक लगना, पुलिस को मजबूत करना, ये सब सरकार के विषय होने चाहिए। तो अगर इन विषयों पे अगर कोई आश्वासन देता है जनता को, तो निश्चित रूप से वो सरकार बनाने में कामयाब होगा। क्योंकि राज्य की जो जनता है, इसकी नब्ज को अगर कोई समझता है तो ये एक शांति प्रिय और शांतिपूर्ण तरीके से जीने वाली जनता राजस्थान की है। उसे उस तरह की चीज़ों में कोई रुचि नहीं है, ज़्यादा धन कमा के और अपने आप को ज़्यादा समृद्ध कर लें। जिनको समृद्ध करना है वो समृद्ध के लिए बाहर गए, कमाया और अपने राज्य को उन्होंने पोषित भी किया, ऐसा नहीं है। पर यहाँ जो रह गए हैं उनको एक निश्चित शांतिपूर्ण जीवन चाहिए। तो भ्रष्टाचार तो एक विषय है ही है, पर ईडी इसमें कोई मनुष्यत का या ऐसा कोई काम करती हो मुझे नहीं लगता है। सरकारी एजेंसी कोई सी भी हो, सीबीआई हो, पुलिस हो, ईडी हो, रो हो, जो भी हो, अगर वो काम करती है और अच्छी चीज़ों के लिए काम करती है और किसी सरकार से प्रेरित होकर काम न करती है, तो निश्चित रूप से सही परिणाम सामने आने ही वाले हैं। और परिणाम वही अच्छे दे पाएगा जो ये बात करके चलेगा कि मैं इस राज्य में शांति स्थापित करूँगा, राज्य की जनता को समृद्ध करूँगा। जैसे मेरे बाकी साथियों ने कहा कि मैं फ्री की रेवड़ियाँ नहीं बांटूंगा, उसके बाद भी राज्य में समृद्धि लाऊंगा। अगर ये सब चीज़ें होती हैं तो निश्चित रूप से वही व्यक्ति सरकार बनाएगा, बजाय इस पर निर्भर करने का कि ईडी जहाँ आई है वहाँ केंद्र सरकार में जो भी सरकार रही है, क्योंकि ईडी केंद्र की एक एजेंसी है, वो हारती चली गई और विपक्षी दल सरकार बनाता चला गया। सर, फ्री की रेवड़ी की हमारे यहाँ पे बात हो रही है। सर, फ्री की रेवड़ी की सर राजस्थान की जनता क्या एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी? देखिए, सवाल ये नहीं है कि जनता स्वीकार करेगी या नहीं करेगी। फ्री में जो भी कुछ मिलेगा जनता तो स्वीकार कर ही लेगी। सवाल ये है कि ये जो फ्री का माल दिया जा रहा है, इसका पैसा कहाँ से आ रहा है? सामाजिक सुरक्षा स्कीम, तो सामाजिक सुरक्षा देना तो किसी भी जन कल्याणकारी सरकार की पहली बाध्यता है। लेकिन सामाजिक सुरक्षा दी जाती है अपने खर्चों में कटौती करके, कि सरकार सबसे पहले अपने खर्चों में कटौती करे, अपने एक जो जिसके कहते हैं कि वित्तीय अनुशासन लाए, टैक्सेशन में नए टैक्स लगाए, जो टैक्स चल रहे हैं उनका मिजाज बदले, और जो ज़्यादा कमा रहा है उससे कुछ ज़्यादा टैक्स ले। उस पर ना करके सरकार कर क्या रही है? सरकार जो कर्जा ले रही है उस कर्जे में से आपको ये सारी चीज़ें दे रही है। कर्जा लिया जाता है डेवलपमेंट के लिए कि आपका जो आधारभूत ढांचा है और उस तरीके का विकास हो।
लेकिन ये जो फ्री की स्कीमें हैं, क्योंकि इसमें देखिए ये आंकड़े साफ हैं कि राजस्थान दूसरे नंबर पर है कर्जा, उसका जो कर्जे की जो प्रमोद जी बैंक समझते हैं कि कर्जे की जो म्याद सीमा है लेने की, उसमें लगभग पहुंच चुका है, 40% के लगभग ले सकते हैं, 38 कुछ है। पंजाब पहले नंबर पर है जो 52% कर्जा ले चुका है। तो अब सवाल ये है कि आप घर फूंक तमाशा देखेंगे क्या? आपकी कंपनियां घाटे में हैं, कर्जा आप जो ले रहे हैं वो आपकी अब सरकार क्या करेगी, तमाम सारे मदों में से कटौती करके आपको मोबाइल देगी, आपका बिल कम करेगी, बिजली आप महंगी खरीदेंगे, कोयला आपके पास है नहीं है। दूसरा देखिए, अभी अमेरिका का उदाहरण मैं देता हूँ, अमेरिका में यही स्थिति आई थी, तो अमेरिका की जो सरकार थी उसे अपने सीनेट से ये बिल पास कराने में पसीने आ गए कि साहब हम कर्जे की स्थिति पार कर चुके हैं। तो सीनेट उस प्रस्ताव को इसलिए स्वीकार किया उसने कि सरकार ने ये वहाँ डिक्लेरेशन दिया कि हम तमाम सामाजिक मदों में कटौती करेंगे। यानी आज जो आपको फ्री में मिल रहा है, ये आप यकीन मानिए जो नई सरकार आएगी, जब उसे चुनाव में नहीं जाना होगा तो सबसे पहले वो इन्हीं पर कैंची लगाएगी। तब आपको बहुत बुरा लगेगा कि कल तक तो फ्री दवा मिल रही थी हमको, अब आज दवा नहीं मिल रही है, जबकि दवा आपका मिलना अधिकार है। यदि किसी के बच्चे ने शहादत दी है तो उसको वो सब मिलना चाहिए सरकार की तरफ से, लेकिन वो पैसा आएगा कहाँ से? इसका जवाब कोई न तो दिल्ली सरकार दे रही है, आम आदमी पार्टी की, पंजाब सरकार भी नहीं दे रही है, भाजपा सरकार भी नहीं दे रही है, क्योंकि कोई कह रहा है हम 1 सिलेंडर देंगे, कोई कह रहा है हम 3 देंगे। और सारी राजनीतिक पार्टियां जो हैं वोट की राजनीति में उन्होंने इस फ्री वाले गणित को समझ लिया है, और ये घातक है। जिसमें हमने पिछले दिनों देश के प्रधानमंत्री को सुना, उन्होंने कहा था कि यदि इन वादों को कोई सरकार पूरा करेगी तो चाहे देश हो या प्रदेश हो, वो दिवालिया हो जाएगा। ये बहुत गंभीर बात है और इसको सबको समझना चाहिए और अपनी सरकारों पे दबाव बनाना चाहिए कि आप फ्री का दीजिए, लेकिन हमें ये भी बताइए पैसा आप लाएंगे कहाँ से, क्योंकि अंततः आपका इस जेब से पैसा निकाल के उस जेब में रखा जा रहा है, और ये सारी सरकारें कर रही हैं। अभी आप देखेंगे जब राजस्थान में चुनाव आएंगे तो जो इसका विरोध कर रहे हैं वो भी बहुत बड़ी बड़ी स्कीमें फ्री की लाने वाले हैं। तो ये पद्धति अच्छी नहीं है। सामाजिक सुरक्षा तो मिलनी चाहिए, बीमार का इलाज तो होना ही चाहिए, वो इसलिए ना मर जाए कि उसके पास इलाज के पैसे नहीं थे, लेकिन सरकार ये बताए कि उसका इलाज वो कौन से पैसे से करा रही है। क्या आपके तमाम डेवलपमेंट के कार्य रुक के कराएगी? आपके स्कूल, अस्पताल, भवन नहीं होंगे तो फिर इलाज आप कहाँ कराएंगे? डॉक्टर नहीं होंगे, डॉक्टर की सैलरी कहाँ से जाएगी? तो ये थोड़ी खतरनाक स्थिति है कि हम जो फ्री की तरफ सारे लोग एक माला जपने लगे हैं कि फ्री गारंटी कार्ड, जॉब की गारंटी कोई नहीं दे रहा है, नौकरी की गारंटी दीजिए, ना कि उसको भत्ते की गारंटी। सर, अभी तक प्रधानमंत्री मोदी जी की जितनी रैलियां हुई हैं उसमें पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी को भाषण देने नहीं दिया जा रहा है, तो इसके सर क्या कयास लगाए जा सकते हैं? इस सवाल का जवाब देने के लिए अपने को जो 2018 के चुनाव थे ना, उस समय जो एक नारा गूंजता था, उसको उस जड़ से पहुंचना पड़ेगा अपने को। यदि आपको याद हो तो उस समय मोदी जी की रैली में भी एक नारा लगता था कि मोदी तुझसे बैर नहीं और वसुंधरा तेरी खैर नहीं, ठीक है ना। लेकिन उस समय मोदी जी ने उस रैली में घोषणा की थी कि हमारी नेता वसुंधरा जी होंगी, और जनता ने उस नारे का परिणाम दिया, भाजपा को बाहर कर दिया, ठीक है ना। इतना बुरी तरह बाहर नहीं किया जैसे उससे पहले कांग्रेस को किया था, ठीक है ना। मतलब आपको लगभग 72-73 सीटों पर लाके जनता ने आपको रोक दिया। तो उसके बाद मोदी या भाजपा को ये समझ में आया कि जनता जो प्रतिक्रिया अपनी दे रही थी उसको हमको उस समय समझ लेना चाहिए था, ठीक है ना। तो कई बार उस रोग की रोकथाम के लिए आदमी फिर पथ्य और परहेज दोनों करता है। तो भाजपा ने उसको परहेज करना शुरू किया, भाजपा ऐसे मैडम से, वसुंधरा जी को परहेज के होता है ना, ऐसे कोई रोग हो जाता तो वैद्य जी बताते कि यार ये काम मत करना, जी ये तो दवाई तो लेना, ये तो पथ्य है, और ये परहेज भी करना, खट्टा मत खाना, फलाना मत करना। तो भाजपा को ही लगा कि यदि हमको राजस्थान में स्थायी वापस आना है तो हमको वसुंधरा जी से परहेज करना पड़ेगा। तो आप देखेंगे पिछले 4-5 साल में मोदी जी जब भी आते हैं रैली पे तो वो मंच पे भी जगह नहीं देते भी हैं तो वो कोई बहुत मतलब एक तरह से अवहेलना जैसा उनकी करते हैं। जैसे इस बार भी एक वीडियो, एक क्लिप वायरल हुई खूब सारी कि वो मोदी जी के साथ उधर राजेंद्र राठौड़ खड़े हैं और इधर दूसरे पर वो वसुंधरा जी पीछे से राजेंद्र राठौड़ को पुश करके आगे आगे लाइन में खड़ी हो रही हैं। तो वसुंधरा अपनी खोई हुई जमीन को तलाश करने की कोशिश कर रही है। पर एक बात आप मान के चलिए कि भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो निरंतर अपनी दूसरी पीढ़ी को
आगे करने में लगी रहती है। हम देख रहे हैं कि मोदी जी आने के बाद उन्होंने 75 साल से ऊपर वाले जितने भी थे उन सबको मार्गदर्शन मंडल में भेज दिया, ठीक है ना। तो यदि पुराने पत्ते झड़ेंगे नहीं तो नए पत्तों के आने की जगह कैसे बनेगी, ठीक है ना। वसुंधरा जी को खुद को भी समझ लेना चाहिए कि वो 2 टर्म तक मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और जितने उनके जनता की सेवा के जितने बढ़िया आइडियाज उनके पास आने थे वो उनको इम्प्लीमेंट कर चुकी हैं। तो नया बच्चा कोई आगे आएगा या नई पीढ़ी कोई आगे आके नेतृत्व लेगी तो अपने नए विचार के साथ आएगी, जनता को कुछ नया देगी। वो तो जितना कर सकती थी कर चुकी है, उनको खुद को समझना चाहिए। जैसे अपन घर में देखते हैं कि बुजुर्ग जो होता है या व्यापारी जो होता है तो उसके बच्चे जब व्यापार संभालने लायक हो जाते हैं तो वो गल्ला छोड़ के पीछे बैठ जाता है और अपनी नई पीढ़ी को गल्ला संभाला देता है। पर वो हाँ वाच करता है कि ये ठीक कर रहा है ना धंधा, गड़बड़ करेगा तो आगे तुरंत संभाल लेता है। ऐसा एक बड़ा मन रखना चाहिए इनको खुद को भी। ऐसा क्यों हो कि जिस पार्टी को उनकी माताजी ने बहुत संजीदगी से सींचा, पुरानी पीढ़ी अपन देखें, भैरव सिंह जी थे, अटल जी थे, आडवाणी जी थे, सुंदर सिंह भंडारी थे, उस समय विजय राजे सिंधिया थी उनके बराबर की। और मेरे ख्याल से उनके पुण्य प्रताप से ही वसुंधरा जी को यहाँ के मुख्यमंत्री का पद मिला था। भाई 2 बार आपको मिल चुका, आपके बेटे इतने सालों से सांसद हैं, आप भी विदेश राज्य मंत्री रह चुकी, शुरुआत में विदेश राज्य मंत्री थी, फिर यहाँ मुख्यमंत्री बन के आई, 2 बार रह गई। अब उनको भी थोड़ा बड़ा मन रखना चाहिए, इस बात की जिद नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली तो सबका उद्देश्य यही है ना कि हम इस संगठन की सेवा करें, कि भाजपा को सत्ता में लाए, अल्टीमेटली तो यही है ना। तो अब इसमें क्या होगा कि देखो केंद्रीय नेतृत्व तो क्या करेगा, उसके बाद 2 ही रास्ते बचते हैं, या तो आप स्वेच्छा से जगह खाली कर दें, ठीक है ना, वरना वो धक्के मार के खाली कराएंगे। तो आप बुजुर्ग की इज्जत इसी में है कि वो समय बदले हुए समय को पहचान ले। ये मोदी जी जबरदस्ती कर रहे हैं ऐसा नहीं है, ये पूरे भारत में ही उनकी है। आप ये नीति देख लीजिए आप कि कर्नाटका में आप देखेंगे लोगों को लगा कि यार इन्होंने उसको येदियुरप्पा को बाहर किया, ये किया, पर वो नई पीढ़ी को आगे ला रहे हैं। भैया पुराने को तो थोड़ा तो ठीक है, कभी कभी क्या होता है तात्कालिक रूप से पार्टी को नुकसान उठाना पड़ता है, व्यापार में भी कई बार होता है कि जवान बच्चे आके व्यापार संभाल लेते हैं और वो झटका नहीं संभाल पाते, है ना। तो बुजुर्गों का ये रहता है कि वो वॉच करें कि नई पीढ़ी आके संभाल ले, क्योंकि एक देखो यदि हमने जगह खाली करेंगे तो भगवान खाली करा लेगा, जगह तो खाली करा ही लेगा वो। ये तो चीजें कांग्रेस में भी अप्लाई होती है सर, जैसे सचिन पायलट और अशोक गहलोत जो जगह नहीं छोड़ रहे और सचिन पायलट जिद करे हुए हैं कि इस चीज को कैसे देखते हैं, आपकी युवाओं के लिए जगह नहीं छोड़ रहे। तो मैं आपको एक खाली बिंब प्रतीक बता रहा हूँ। देखिए पुराने अपन इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें सुनते हैं कि भाई फलाने राजा की उसके बेटे ने हत्या करके राजा बना, है ना। दिल्ली का इतिहास देखें या राज्यों का इतिहास भी देखें, नहीं राज्यों में भी ऐसा बहुत जगह हुआ है कि वो बूढ़े हो गए राजा जी 90 साल के, अब उसका बेटा भी तो 70 साल का हो गया। अभी आप यदि राजगद्दी न छोड़ोगे तो जो 70 साल का बेटा वो बेचारा राजा कब बनेगा। इसलिए उसकी मजबूरी थी, क्योंकि राज्य की आकांक्षा सभी की रहती है। देखिए जो राजनीतिक पार्टी में है, वो जो एमएलए बना है उसकी भी आकांक्षा है कि मैं किसी दिन मंत्री बनूं, और जो मंत्री बन गया उसकी आकांक्षा रहती है मैं किसी दिन मुख्यमंत्री बनूं, ठीक है ना। तो फिर उनका नंबर कब आएगा। यदि आप ही टिके रहेंगे तो मैं राजनीतिक भाषा में यदि उस भाषा में बात करूं तो कोई आपकी हत्या करे उसकी बजाय अच्छा है कि आप स्वेच्छा से, जैसे दशरथ ने किया कि भी मेरी कनपटी पे अब सफेद बाल आ गए हैं तो मैं अब राम को राज्य दे दूं। दशरथ का अपन प्रसंग सुनते हैं ना कि भी उन्होंने अपने जो ही कनपटी पे सफेद बाल देखे, उन्होंने अपने मंत्रिमंडल से राय करी कि भी मुझे लगता है कि मेरे को राज्य त्याग करके और राम को राज्याभिषेक कर देना चाहिए। तो ये सारी पीढ़ी को सोचना चाहिए कि जब मेरे बाल अब सफेद ना समझो कोई बात नहीं, कम से कम सारी बाल सफेद हो गए, 1-2 बाल सफेद देख के न डरे, तो कम से कम जब सारा शरीर सफेद हो गया हो तब तो कम से कम छोड़ दो यार, नई पीढ़ी पे भरोसा करो, है ना। मतलब ये जैसे वो जनक ने कहा ना वीर विहीन मही मैं जानी, ऐसा मत समझो कि दुनिया वीरता खाली हो गई है। पार्टी में बहुत सामर्थ्यवान लोग हैं, नए लोग आएंगे बहुत अच्छा करेंगे। कई राज्यों के उदाहरण अपने सामने है, जैसे उत्तर प्रदेश अपन सोच नहीं सकते कि भाजपा को योगी बाबा इतना बढ़िया सुशासन और इतनी बढ़िया गवर्नेंस दे देंगे कि आज पूरे भारत में वो ये हो गया कि बुलडोजर एक प्रतीक बन गया है रिफॉर्म का। जैसे यहाँ भी मैं कल आज ही कोई रील देख रहा था, उसमें वो पूछ रहे थे पत्रकार कि क्या यहाँ भी बुलडोजर चलेगा उस अपराधियों को मारने के लिए। तो ये गवर्नेंस का प्रतीक है कि आपके शासन का इकबाल होना चाहिए। तो देखिए है ना, योगी जी आए ना नए निकल के, वो राजनाथ सिंह जी के रहते हुए
कल्याण सिंह जी के रहते हुए भी देखिए योगी जी नए निकल के आए, तो नए आदमी को दीजिए ना, राज्य क्यों नहीं दीजिए? हो सकता है वो आपसे बहुत बेहतर परफॉर्म करे। और अंततः तो हम सबकी इच्छा यही है ना कि भारत का समाज जो है ये अच्छा बने, राज्य व्यवस्था अच्छी हो पूरी दुनिया में। मैं विश्वगुरु वाला प्रतीक नहीं लूंगा यहाँ पे, मैं कहूँगा लेकिन पूरे दुनिया में आपकी इस नाते प्रतिष्ठा तो हो कि ये देश बहुत अच्छा है, समाज बहुत अच्छा है। पूरा समाज समृद्ध होगा, पूरा राष्ट्र समृद्ध होगा, तभी तो भारत समृद्ध कहलाएगा। एक राज्य कमजोर रह गया या एक अंग कमजोर रह गया तो पूरा राष्ट्र तो समर्थ नहीं कहलाया जा सकता। तो आज पूरे भारत की अपन विश्व में, कोई माने या न माने, विरोधी पार्टी राजनीतिक रूप से भले ही वक्तव्य देते हों, लेकिन आज जो बाहर भारतीय लोग रहते हैं या काम के लिए जाते हैं या घूमने के लिए भी जाते हैं, उनसे आप बात कर लीजिए, वो निजी रूप से कहेंगे निश्चित रूप से कि 20 साल पहले के भारत की प्रतिष्ठा में बाहर और आज की प्रतिष्ठा में दिन रात का अंतर है। बाहर जो लोग नौकरी करते हैं, हमारे कुछ रिश्तेदार भी हैं, मेरे मित्र भी हैं, वो कहते हैं बिल्कुल सीधा लगता है कि आज भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है पहले से। तो मैं खाली राजनीति की बात नहीं करता, आर्थिक और वैचारिक रूप से हम समृद्ध हुए हैं। नई पीढ़ी आई तभी तो हुए ना, हम पुराने लोग ही लगे रहते तो हमारे पुराने विचारों को ही लेके हम विश्वगुरु बने रहते, उससे क्या होता है? मूल में तो आपको निश्चित रूप से वसुंधरा जी को खुद को सोचना चाहिए, और जो राजनीतिक केंद्रीय नेतृत्व कर रहा है वो ठीक कर रहा है, नई पीढ़ी को लाने के लिए कर रहा है। वो वसुंधरा से उनको कोई बैर नहीं है, जनता को बैर हो सकता है, पर नरेंद्र मोदी को थोड़ी वसुंधरा से कोई बैर है। उनको तो कोई बैर होने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि वसुंधरा जी से मुख्यमंत्री तो नरेंद्र मोदी तो मेरे ख्याल से उस दौर में संगठन का काम देखते थे, तो बाद में मुख्यमंत्री बने, है ना। वसुंधरा जी तो शायद इसमें बन गई थी, 3 में बनी थी, हाँ, लगभग 7 ही बने। वो 2002 में बने थे, 2001 दिसंबर में बने थे, तो लगभग 7 ही मुख्यमंत्री। पर उसके पहले तो वसुंधरा जी तो विदेश राज्य मंत्री भी रही है, राजनीति में उल्टा बोझ उनसे ज्यादा सर, बीइंग ए राजस्थानी सिटीजन, तो आप पूरे 5 साल के कार्यकाल को, सरकार के उसको एज ए पर्सन, यहाँ के सिटीजन किस तरह से देखते हैं? ओवरऑल क्या लगता है आपको जो चीज? देखिए, अशोक गहलोत जी का पहला रेजिम भी हमने देखा है। मतलब अशोक जी जब केंद्र में मंत्री बने थे तब का भी मुझे स्मरण है, जब राजीव गांधी के मंत्रिमंडल में वो कपड़ा मंत्री बने थे, तो मुझे याद है तब का भी उनका। हमें बड़ा गर्व था कि राजस्थान का एक यंगेस्ट व्यक्ति, बहुत जवान व्यक्ति वहाँ केंद्रीय मंत्री बना। और यहाँ जब मुख्यमंत्री बने थे बहुत बेहतरीन काम किए। मतलब आप देखिए कि जो आप चिकित्सा वाला जो किया था उन्होंने, जेनरिक दवाइयों वाला लागू किया और फ्री दवाई, मतलब कल्याणकारी योजनाएं जितनी अशोक जी अपने पहले रेजिम में लाए, है ना। और कम्युनिटी के लिए जो काम किया, बहुत बेहतरीन काम। आज भी वो जमीन से जुड़ा हुआ आदमी है, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन पिछले रेजिम में अशोक जी की सरकार इतनी बदनाम हुई उन प्रकरणों को लेके, मदेरणा प्रकरण हुआ, बाबूलाल नागर प्रकरण हुआ, वो जो महिलाओं वाले जो प्रकरण हुए, उसको लेके अशोक जी की सरकार इतनी बदनाम हुई कि उसके लौटने का कोई चांस नहीं था। और ये जो दौर है, ये 5 साल वाला, 2 साल तो कोरोना में निकल गए, ठीक है ना। तो इसलिए उसका आकलन हम उस तरीके से निरपेक्ष भाव से कर नहीं सकते, क्योंकि आपके सारे बेड़ियों में जकड़ा हुआ था पूरी सोसाइटी गवर्नेंस की। लेकिन उसके बाद जो जिस तरीके से, जैसे पिछली रेजिम में जो उस चारित्रिक भ्रष्टाचरण का नंगा नाच था, आए दिन सीढ़ियां निकल रही थी, इस रेजिम में आए दिन कोई आरपीएससी की नौकरी ऐसी नहीं है जिसका पेपर लीक नहीं हुआ हो, कोई नौकरी ऐसी नहीं। मतलब युवा जो है ना इतना हताश है, मैं तो सोच के कांप जाता हूँ कि जो बेचारा गांव से उधार पैसे लेके आके शहर में कई कमरे में लेके 2-2, 3-3 घंटे 2-2, 3-3 बच्चे इकट्ठा रह के लाइब्रेरीज में पढ़ के, वो जो बेचारा 6 महीने 8 महीने 12 महीने तैयारी करता है और पेपर देता है, और बाद में उसे पता चलता है कि यार ये पेपर तो बिक चुका, पहले लीक हो चुका। मतलब आप जिनके जिम्मे दूध की रखवाली थी वो खुद मलाई जिम रहे हैं। आरपीएससी, मतलब ये इतनी शर्मनाक बात है कि आरपीएससी का मेंबर खुद, अब ये प्रामाणिक होगा कि नहीं अलग बात है, लेकिन अभी तक के जो आंकड़े निकले हैं उसमें तो ये सब जग जाहिर है कि वो खुद पेपर के 6 सेट जो बनते हैं वो खुद अपने घर ले गए और उस पर सरकार लिपापोती कर रही है। अच्छा, उनके मंत्रियों के नाम अब आ रहे हैं, जैसे ईडी अब आया है, तो जैसे कल ईडी, इस प्रकरण में ईडी ने प्रवेश किया है। ईडी तभी आती है जब कुछ नगद मिलता है, अनअकाउंटेड मनी। तो कटारा जी के घर पे अनअकाउंटेड मनी मिली जिसका वो जवाब नहीं दे पाए, और फिर हवाला प्रकरण जब शामिल होता है तब ईडी आती है। कोई ईडी अपने आप तो नहीं आती है, जैसे कोई भी सरकारें आरोप लगा देती है केंद्र सरकार के साथ ईडी आ गई,
बदला लेने के लिए आ गई। अरे भाई ये नगद न मिलता तो ईडी कैसे आती? जी भाई आपने मलाई न रखी होती तो बिल्ली कैसे घर में आती? वो तो दूध मलाई खाने ही आई है ना बिल्ली तो आपके घर में। तो ईडी तो इसलिए आई है ना कि आपके आरपीएससी के मेंबर के घर पे नगद मिला है और उसके मुख्य अभियुक्त को आप अभी तक पकड़ नहीं पाए हैं आप। और मंत्रियों के आपके कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट से संबंध निकले हैं जहां गारंटेड एडमिशंस दिए जाते थे, ये अपन अखबारों में पढ़ के जान रहे हैं। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो अभी निकल के आ रहा है, खबरों में भी है, किरोड़ी लाल मीणा और जो सरकार के ही डिप्टी सीएम भी रहे सचिन पायलट साहब, दोनों एक ही मुद्दे पे सरकार को घेर रहे हैं। हाँ हाँ। अब इस चीज को कैसे देखते हैं कि दोनों ही क्या दोनों अलग पार्टी का है? एक आश्चर्य की बात है, देखिए आप कि ये जो रेजिम है 5 साल का, इसमें सरकार काम करने की बजाय सरकार बचाने में लगी हुई है। अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष कर रही है पिछले अपने नवंबर 2020 से तो या सितंबर 2020 से तो ये अपने अस्तित्व को बचाने का ही संघर्ष कर रही है। लगभग 3 साल तो ये इसी में बचे रहे कि हम डूबने से बच जाए। मतलब जो पानी में जैसे हाथ पांव मारता रहता है ना आदमी, डूबने से बचे। और वो तो ये करते रहे। इधर जो अपराधी थे वो खुलेआम कानून व्यवस्था का आप देखेंगे, खुलेआम जिस तरीके से हम देख रहे हैं पूरे राजस्थान की हालत है कानून व्यवस्था की हमारे सामने। तो किरोड़ी लाल जी तो हर एक इस व्यक्ति की एक प्रशंसा करनी पड़ेगी। मैं भी इनको शुरू से, चूंकि मैं राजनीतिक रूप से सक्रिय हूँ, देखता हूँ कि ये सवाई माधोपुर की सीमेंट कंपनी जो थी एसीसी, उसके धरने से इनका राजनीतिक जीवन शुरू हुआ और प्रसिद्धि इनकी सिविल लाइन फाटक पे धरना दिया इन्होंने, लंबा बड़ा धरना था, उससे प्रसिद्ध हुए। आज की स्थिति ये है कि राजस्थान का कोई भी पीड़ित व्यक्ति, उसको ये भरोसा है कि मैं किरोड़ बाबा को फोन कर दूं तो वो पक्का आ जाएगा, रात को मेरे साथ फुटपाथ पे सोएगा चादर बिछा के। बहुत एक्टिव है। हाँ, तो एक अकेला आदमी है जो 70 वर्ष से ज्यादा जिसकी उम्र है, वो एक युवा की तरह सड़क पे संघर्ष कर रहा है। ये ठीक कह रहा हूं मैं कि भाजपा, भले किरोड़ी जी आज भाजपा में शामिल हैं, पर भाजपा के किरोड़ी के अलावा बाकी किसी नेता का नाम जनता नहीं जानती। सड़क पे कोई आदमी संकेतात्मक रूप से दिखाने के लिए, विरोध दिखाना है हमको, अपनी प्रेजेंस दिखानी है, इसलिए भले ही सड़क पे लोग आ जाते होंगे, बाकी जितना भरोसा आम जनता को है, आज जैसे विद्यार्थियों को भी सही में यदि एक जो पेपर लीक में यदि किरोड़ी उस समय नेतृत्व शुरुआत से संभाल लेते तो इस सरकार को जवाब देना मुश्किल पड़ जाता। मतलब इतनी बड़ी रैली किरोड़ी जी कर सकते थे, पर उसकी भी अपनी एक सीमाएं हैं, बेचारों की उम्र भी है उनकी, उनको उनका उसको डिस्काउंट देना चाहिए उनकी उम्र को लेके। और सचिन जी जो हैं, सचिन जी निश्चित रूप से उनका योगदान है इस सरकार को लाने में, उससे कोई मना नहीं कर सकता, क्योंकि जब पिछले 5 साल जब वो सरकार में नहीं थी कांग्रेस, तो वो अध्यक्ष रहे और उन्होंने आंदोलन किए, सड़कों पे उतरे, माहौल बनाया, सरकार को सत्ता में लाए। लेकिन वो भंवरे ने खिलाया फूल, फिर वो ले गया राजकुंवर, तो सचिन जी ने खिलाया। पर चूंकि अशोक जी की अपनी एक वरिष्ठता है पार्टी में और उनके जो आला कमान है, उन्होंने निर्णय किया, तो सचिन जी को उप मुख्यमंत्री, मैं निजी रूप पे मानता हूं कि सचिन जी को अच्छा कर सकते थे वो, चूंकि उनके पास संगठन था, तो उनको उप मुख्यमंत्री का पद स्वीकार नहीं करना चाहिए था। मेरी निजी राय है ये, उनको संगठन को में लगे रहना चाहिए था। तो शायद आज जो स्थिति है सचिन जी की, वो ज्यादा अपर हैंड वाली होती। आज जब पार्टी चुनाव में जा रही होती तो उनके पास ये क्लेम करने के लिए होता कि देखिए मैंने पिछले 5 साल भी संघर्ष किया और ये 5 साल भी मैंने संगठन को बिल्कुल इंटैक्ट रखा है, जीवंत रखा है और मैंने इसको जिंदा रखा है। तो इस बार उनका दावा बिल्कुल सहज रूप से होता। लेकिन पिछले 3 साल से वो जो उन्होंने किया है, तो अपनी सरकार को राजनीतिक रूप से कटघरे में खड़ा करना, ये दूर से लगता है कि आप कहीं ना कहीं विपक्ष के हाथ में खेलते हैं, मतलब विपक्ष का टूल आप बन गए हैं न चाहते हुए भी। तो ये उनके लिए माइनस पॉइंट है पार्टी के नाते। मतलब इसलिए आला कमान, क्योंकि वो जिस तरीके से उन्होंने प्रदर्शन किए, जिस तरह से वो किए, कोई भी राजनीतिक पार्टी, देखिए किसी भी एक संगठन में एक रेजिमेंटेशन होता है ना, तो रेजिमेंटेशन में आपको भैया डिसिप्लिन तो मानना पड़ेगा। आप संगठन की नीतियों के विरुद्ध सार्वजनिक रूप से तो नहीं जा सकते, पार्टी के जो मंच पर है उस पर आपको आपकी बात करनी चाहिए थी। यहाँ सचिन जी ने थोड़ा सा लेक किया, मतलब उनकी कमी रही है, इसलिए उनको वो नहीं मिल पा रहा जो मिल जाना चाहिए, मेरा ये मानना है।
छात्र हैं राजस्थान में, लंबे समय से पेपर लीक के मामले चलते आ रहे हैं, अगर आप इस चीज़ को किस प्रकार देखते हैं, ये बताइए सर आप। देखिए, मेरा ये मानना है कि एक छात्र, जैसा कि सर ने कहा था कि लोन लेके उसके माँ बाप किसान होते हैं, वो अपने बच्चे को पढ़ाई करने के लिए यहाँ जयपुर जैसी बड़ी जगहों पे भेजते हैं जहाँ पे बहुत महंगे कमरे किराए हैं, ठीक है, इंस्टीट्यूट के पैसे लगते हैं बहुत, और वो कंपटीशन देता है पूरी मेहनत के साथ, और फिर उससे परिणाम क्या मिलता है? परिणाम ये मिलता है कि पेपर लीक हो गया, पेपर भी दिया और पेपर वैलिड ही नहीं रहा। तो अब इस चीज़ को अगर अपन सोचें तो ये है कि मतलब ये सरकार की बहुत बड़ी नाकामी है इन चीज़ों को लेकर के, कि एक युवा का जो मेहनत है, ठीक है, उसकी जो आकांक्षाएं होती है उस पर पानी फेरा जाता है बेसिकली बात करें तो एज ए मैं एक खुद पत्रकारिता का छात्र हूँ और मैं भी कई सारे कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहा हूँ साथ में, ठीक है, बट जब ये पता चलता है कि यार ये लो ये पेपर लीक हो गया, मन ही नहीं करता। क्यों करेगा? क्योंकि पता है कि भाई जो पेपर होने वाले हैं उनमें क्या होने वाला है, कई पेपर तो ऐसे बिक जाते हैं अंदर के अंदर ही। तो फिर युवा का मन एक्चुअली क्या है कि युवा मेहनत से नहीं डरता है, उन चीज़ों से डरता है जो सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है बेसिकली, कि भाई मेहनत भी कर रहा है मगर उसे परिणाम के तौर पे क्या मिल रहा है? कुछ नहीं। तो बेसिकली है कि गवर्नमेंट को थोड़ा सा इन चीज़ों पे पाबंदी लगानी चाहिए, थोड़ा सा सिक्योरिटी रहनी चाहिए, ताकि युवा अपने फोकस के साथ में, उन्हें पता है कि भाई मैं इतनी मेहनत करूंगा मुझे इसका परिणाम मिलेगा, मगर जब परिणाम उस तरह का मिलता है तो फिर युवा सोचता है कि चलो छोड़ो यार, क्या ही गवर्नमेंट जॉब करनी है या फिर क्या ही पढ़ना है। बेसिकली ये बात है, तो मेरा ये मानना है। सर, चुनावी मुद्दों को आप किस प्रकार देखते हैं एज अ यूथ? चुनाव होने वाले विधानसभा के सभी पार्टियां अपनी रणनीति बनाकर राजस्थान में कूद चुकी है। वर्तमान में कांग्रेस सरकार है और वो जैसे कि राहत कैम्प चला रही है, उसमें शिक्षा का मुद्दा कहीं है ही नहीं। राजस्थान शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पिछड़ा हुआ राज्य है, यहाँ के एजुकेशन सिस्टम बहुत ध्वस्त है, क्योंकि जैसे कि RPSC है, राजस्थान से बड़ी एग्ज़ाम करवाने वाली संस्था है, उसका जो मुखिया है वही राजस्थान के युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रहा है। जैसे ED आई है राजस्थान में, तो उसने छापा मारा है, तो उसके घर पे जो पैसा मिला है उसका उन्होंने जवाब नहीं था कि पैसा कहाँ से आया। उन्होंने जो पेपर बनाए थे उन पेपरों को अपने घर ले जाते थे, तो एक अधिकार नहीं है। राजस्थान सरकार को, जिन्होंने विधानसभा में उन्होंने एक बिल पास किया कि अगर कोई भी व्यक्ति जो सरकारी कर्मचारी है या फिर जिसने पेपर लीक करवाया है उसकी संपत्ति को हम जब्त करेंगे, उस पर बुलडोजर चलाएंगे और उसको गिरफ्तार करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ कुछ नहीं है। आज युवा जो एक ग्रामीण क्षेत्र से आता है, एक अगर आप सस्ता रूम लो तो 3,000 रुपये का उसमें किराया लगता है, 6,000 रुपये खर्च आता है खाने का, 9,000 हो गए। किताबें इतनी महंगी हो रही है प्रेजेंट टाइम में, GST लग गई तो कागज़ महंगा हो गया, तो किताबें महंगी आती है, पेन कॉपी या लाइब्रेरी और कोचिंग की आप फीस तो जानते हो कितनी महंगी है। अगर इतनी मेहनत करके इतना पैसा लगा के गरीब व्यक्ति अगर सपना देखता है कि मैं एक सरकारी नौकरी करूं, क्योंकि सरकारी नौकरी यानी सेफ जीवन, अच्छा पैसा मिलेगा, अच्छी इज्जत मिलेगी, लेकिन तो इतनी मेहनत करने के बाद दिन रात चश्मा लग जाते हैं लोग पढ़ते पढ़ते, और फिर भी अगर पता चलता है कल अखबार में कि पेपर आउट हो गया और सरकार ने इस पर परीक्षा को रद्द कर दिया गया है और जो वैकेंसी है वो वापस आएगी, तो एक सदमा लगता है। बच्चे को तो लगता ही है, साथ में उसके परिवार को लगता है कि उसने इतना पैसा किया, कर्जा लिया, तो सूदखोरी का पैसा होता है, बहुत बड़ा पैसा होता है, क्योंकि वो दिन रात चौगुनी बढ़ता है। सरकार को इस तरह की जो कमियां उनको सुधारना चाहिए और चुनाव में उनको ऐसा मुद्दा रखना चाहिए कि अगर कोई भी व्यक्ति शिक्षा के साथ खिलवाड़ करता है तो हम उनको आजीवन कारावास करेंगे, उनकी संपत्ति को पूरी जब्त करेंगे और संपत्ति को सरकारी फंड में लेंगे और जो भी संपत्ति आएगी उसको एजुकेशन के ही क्षेत्र में खर्च करेंगे, इसके अलावा कहीं खर्च नहीं करेंगे। सरकार को इस तरह कदम उठाने चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। सर, जैसे कि हमारे युवा साथी ने कहा सरकारी नौकरी मतलब सुरक्षित जीवन, तो सर लेकिन राजस्थान में शुरू से ही पेपर लीक के मुद्दे विपक्ष में उठाते आ रहे हैं, तो क्या आने वाले समय में भी क्या विपक्ष पेपर लीक के मुद्दे उठाएगी? और हाँ, ये तो अब समय ही, क्योंकि निर्णायक समय है, 3.5 महीने बाद चुनाव आचार संहिता लग जाएगी और चुनाव का माहौल तेज़ी से बनना शुरू हो गया है। और चुनावों में आरोप प्रत्यारोप निर्णायक साबित होते हैं। जो भी भाषण होंगे युवाओं, हमारे देश की यूथ में आबादी 65% है और युवाओं के बीच सबसे गर्म मुद्दा इस टाइम यही है, क्योंकि नौकरी रोजगार का और सरकारी नौकरी से जुड़ी हुई है, तो यही मुद्दा प्रमुख रूप से बन के उभरेगा। नई जिलों के निर्माण की अगर बात करें तो हमारे देश में ये बात होती आई है कि जिस तरह राज्यों का बंटवारा करके राज्यों का छोटा कर दिया गया है,
तो प्रशासनिक दृष्टिकोण से, विकास के दृष्टिकोण से वो सब चीज़ें ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है। इसी क्रम में राजस्थान में बहुत लंबे समय से मांग थी कि नए जिलों का निर्माण किया जाए। तो अगर अपन देखे जाए तो ब्यावर की मांग बहुत पहले से, ब्यावर को बहुत पहले जिला बनाया जाना चाहिए था, पर राज्य सरकार ने इस बार निर्णय लिया। इसके साथ 18 जिलों का निर्माण किया है, कुछ जिलों को 2 टुकड़ों में तोड़ा भी है। सरकार का ये मंतव्य ऐसा है कि प्रशासनिक सुधार की दृष्टि से ऐसा किया गया है। कुछ पॉलिटिकल डिमांड भी ऐसी थी कि जिला बना दिया जाए। जिला बनने का एक सबसे बड़ा प्रभाव तो ये है कि वहाँ पर जो जिला स्तरीय कार्यालय है जहाँ होने चाहिए, जैसे मेडिकल कॉलेज, अभी सरकार की नीति बन गई है कि प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया जाएगा। अपन मेडिकल एजुकेशन के मामले में, चिकित्सा के मामले में पिछड़े हुए लोग हैं। अगर 50 जिले बनते हैं और हमारे यहाँ पर 50 मेडिकल कॉलेज खुलते हैं और उसी हिसाब से मेडिकल की सीटें बढ़ती है तो एक अच्छा प्रयास हो सकता है। लेकिन जिले को बनाने के दृष्टिकोण में अगर आप देखें तो सरकार पर प्रशासनिक भार पड़ता है। आप एक नया कलेक्टर का पद गठित करते हैं, नया एसपी का पद गठित करते हैं, और प्रशासनिक सुगमता की दृष्टि से वैसा मेरा मानना है, हो सकता है मैं गलत हूँ, कि निचले स्तर पे अपने पटवारियों के कितने पद बढ़ाए। पटवारी का सीधा इंटरेक्शन रहता है, थानेदार के कितने पद आपने बढ़ाए, जनता का सीधा इंटरेक्शन इन लोगों से रहता है। जिला स्तर पे डिस्पेंसरी खोल के डॉक्टरों के कितने पद आपने बढ़ाए, क्योंकि जनता का सीधा संवाद इन्हीं से है। एक जिले के 2 टुकड़े आपने कर दिए, लेकिन क्या उनमें ज़्यादा डिस्पेंसरी खोली गई, क्या पटवारियों के पद बढ़ाए गए, क्या ज़्यादा थाने खोले गए? ये सब अगर नहीं हुआ है तो किसी नए जिले के निर्माण से केवल आप प्रशासनिक प्रभार ही बढ़ाते हैं। कोई राज्य स्तरीय कार्यालय जो जिला स्तर पर खोले जाने हैं उनको आप खोल लीजिए, उसका कोई फायदा मिल जाए तो बात अलग है। अदरवाइज तो कोई विशेष मैं नहीं समझता कि कोई फायदा होने वाला है। तो मैं इस तरह, जिस 19 जिले इस तरह बनाए गए हैं तो वो प्रशासनिक दृष्टिकोण से कम, राजनीतिक दृष्टिकोण से ज़्यादा बनाए गए जिले प्रतीत होते हैं। कुछ जिला बनाना तो जैसा कि सर ने बताया कि जनता को अगर बेनिफिट उससे पहुंचता है तब तो उसका कोई फ़ायदा है, अदरवाइज तो ये राजनीतिक जुमला तो है ही डेफिनेटली। लेकिन अगर अस्पताल खोले जाएं उस तरीके से जनता को अगर उससे राहत पहुंचती है तो डेफिनेटली ये बेनिफिशियल होगा। लेकिन आप क्या लास्ट मोमेंट में, लास्ट मिनट में आप राहत कैंप चला के जनता को बेवकूफ़ बनाना चाहते हो? तो लोग समझते नहीं क्या? सब समझते हैं ये। मैं चूँकि पेशे से अध्यापक हूँ, जर्मन पढ़ाता हूँ, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये सरकार शिक्षा के मामले में, रोजगार के मामले में चूकी है। पिछले 15 से 20 सालों में जो महिंद्रा सेज यहाँ पे था, वहाँ अगर मान लो जिस तरीके से इन्होंने जोश के साथ उसको शुरुआत और बढ़ाने की बात की थी, उस पर कुछ खास काम हुआ नहीं है। लाखों नौकरियाँ युवाओं को मिल सकती थी अगर उस पर थोड़ा काम करते। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एक एक कंपनी हजारों हजारों लाखों लाखों लोगों को रोजगार दे रही है, जर्मनी की हो चाहे फ्रांस की हो। इन कंपनियों को अगर मान लो थोड़ा बढ़ाया जाता यहाँ पे तो इन युवाओं को रोजगार मिलता। उसमें कोई बहुत खास स्किल की जरूरत नहीं होती, युवा आराम से उस दिशा में जाके रोजगार पा सकते हैं अच्छा खासा। लेकिन ये सरकार ने युवाओं को निराश किया है इस मामले में। जो एक मुद्दा लगातार यहाँ उछलता भी रहा है कि ये पेपर लीक होना या दूसरी बातें, ये मैं समझता हूँ कि भूलती नहीं है जनता, तो ये युवा माफ़ तो नहीं करेंगे।